Hello guys, this is Vishal from Unacademy and today we are going to discuss a very important topic, and the topic for today is curative petition, which is also called as the remedy of last resort in a court of law. What we are going to understand in today's particular session is कि word जो है ये काफी ज्यादा हमने न्यूज में सुना है. We have heard this particular session in our news, but what it basically means एंड वाई इट इज कॉल्ड एज अ रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो आज की क्लास के अंदर डिस्कशन क्या है, इसके ओरिजिन को समझना, राइट, व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड इज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों रहता है. तीसरे नंबर पर वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है. चौथे नंबर पर हम ये भी डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, दिस पर्टिकुलर रेमेडी, राइट, ये रेमेडी अवेल कब की जा सकती है, व्हेन दिस रेमेडी कैन बी अवेल्ड, right. और लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज, राइट, इट्स कनेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यूरेटिव पिटिशन हमें कहां से मिलता है. दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. और पिटिशन कैसे फाइल की जाती है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन, एक प्रोसीजरल क्लैरिटी फॉर ऑल द लॉयर्स, राइट, वो भी आज की क्लास के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर all of your benefit, right. तो without any further ado let's quickly move on कि ये भैया concept जो है वो है क्या, right. Meantime I'll just tell you that this is me, right. I am on Unacademy app, आप मेरे को यहाँ पर follow कर सकते हो, ठीक है. So yes, so you are going to see मेरे काफी सारे sessions वगैरह available हैं, free sessions हैं. आप आए और यहाँ पर आप free sessions avail कर कर you can basically look around for that if you are interested into these particular sessions or not, क्या कुछ gain करने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, right. So I would urge you all to download our app and please come on this particular forum to get a view of how we teach in these particular classes. Now without any further ado let's quickly know about this particular thing कि why this particular topic, right, ये जो particular topic है ये न्यूज में क्यों है या ये न्यूज में क्यों रहता है, ठीक है. बेसिक तौर पर इफ आई विल टेल यू अबाउट इट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थ्री थिंग्स, राइट. आपने सबने वोडाफोन आइडिया का जो केस है उसके बारे में, वोडाफोन आइडिया डिस्प्यूट जो है इसमें सुना होगा, द 2G स्कैम केस. सेकंड, आपने यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट द निर्भया वर्डिक्ट, द दिल्ली गैंग रेप केस 2012 वाला, right. So the Nirbhaya verdict was also, you must have heard about it. और तीसरे नंबर पर you must have heard section number 377 की unconstitutionality, that is the case of Navteej Singh Johar, करेक्ट. अब इन तीनों वर्ड में एक कॉमन वर्ड है which is a connection which we can see into this, right. The common nexus in all of these particular thing is the word curative petition. इन तीनों केसेस के अंदर curative petition जो वर्ड है वो उभर कर आया. स्पेसिफिकली अगर मैं इन तीनों केसेस में से, if you give me the liberty to talk about the निर्भया verdict, जब 2012 में निर्भया केस लगाया गया था और 2017-18 के एंड में आकर जब कन्विक्शन मिला उन पर्टिकुलरली अक्यूज को, when they got convicted, later what happened was something which was disturbing all of us was कि उनके conviction मिलने के बाद भी देरी हो रही थी, right. There was lot of, right, time which was taken, right. Why that particular time was taken, that was because of this curative petition, and that's where this word started hitting a chord in lot of individuals mind कि भाई ये चीज है क्या, right. And now in this particular point we are going to absolutely understand this whole point notion, राइट. अब क्यूरेटिव पिटिशन का अगर मैं क्यूरेटिव वर्ड को के बारे में बात करूं तो क्यूरेटिव का सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं इसका मतलब होता है करेक्शन, टू करेक्ट समथिंग, राइट, टू क्योर समथिंग. कुछ चीज जो गलत हुई है उसे सही करना, उसे ठीक करना इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूरेटिव in ordinary parlance, right. अब why it is specifically called as a remedy of last resort in a court of law, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स who are preparing for judiciary or who are preparing even for CLAT as a matter of fact कि भाई रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ किसे कहा जाता है. उस पर मर्सी पिटिशन भी ऑप्शन में होगा और उस पर मर्सी पिटिशन मतलब पार्डन, जो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, आप प्रेसिडेंट के पास में जाकर, राइट, जो दया याचिका है वो मांगते हैं, राइट. और एक और ऑप्शन में होगा क्यूरेटिव पिटिशन. ज्यादातर लोग जाकर मर्सी पिटिशन को लगाकर आ जाते हैं, टेक दैट इट इज कंसीडर्ड एज द लास्ट रेमेडी और लास्ट रिजॉर्ट, रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. नो, the question here is remedy of last resort in a court of law. कोर्ट से आप आखिरी चीज सुप्रीम कोर्ट से, राइट, उच्चतम न्यायालय से हम क्या लास्ट रेमेडी एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज क्यूरेटिव पिटिशन. कोर्ट से कोई रिलीफ मांगने में द लास्ट रेमेडी इज गोइंग टू बी योर क्यूरेटिव पिटिशन. अब
व्हेन क्यूरेटिव पिटिशन विल बी इन्वोक्ड, देखो सिंपल सिचुएशन, इसकी पिक्चर में ये पर्टिकुलर रेमेडी तब आती है जब कोई व्यक्ति ने एक रिव्यू पिटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हम सबको पता है क्या लगती है, अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी डू फाइल फॉर द रिव्यू पिटिशन। अब आपने एक रिव्यू पिटिशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जैसे निर्भया केस के अंदर उन्हें कन्विक्शन दिया, कन्विक्शन का रिव्यू मांगा आर्टिकल 137 के अंदर लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है उसको आप क्या करो, उसको रिव्यू करो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हमें कोई ग्राउंड्स नहीं दिखते इसको रिव्यू करने के, क्योंकि आर्टिकल 137 के अंदर किसी चीज को रिव्यू करने के लिए यू मस्ट हैव सर्टेन ग्राउंड्स। अब पर्टिकुलर लोगों के पास कोई रेमेडी नहीं बची, तब जब उनकी रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है तब आती है क्यूरेटिव पिटिशन व्हिच कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन जो होती है इट कम्स फ्रॉम अ ओरिजिन, ये एक लैटिन मैक्सिम जो है एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवेबिट, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवेबिट, जिसका मतलब होता है कि एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, कि जो भी पर्टिकुलरली कोर्ट है, जब कोर्ट क्या करे, किसी कोई भी पर्टिकुलरली केस को डील करते वक्त उन्होंने जो भी डिसीजन दिया या कोई भी एक्ट किया, उनके उस एक्ट से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए। द एक्ट मस्ट नॉट बी प्रीजुडिशियल टू वन पर्टिकुलर पार्टी, राइट। एंड अगर कोर्ट के उस पर्टिकुलर एक्ट से कोई पार्टी प्रेजुडिशियल हो जाती है, राइट, या दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इन देयर पर्टिकुलर फेवर, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द क्यूरेटिव पिटिशन, करेक्ट, राइट। इसी तरीके से अगर मैं और बताऊं तो देयर इज वन मोर थिंग, हम एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर डील करते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल इज, राइट, ये आपने सुना होगा कि इट इज बेटर टू लेट अ गिल्टी मैन गो फ्री। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है, इट्स बेटर कि गिल्टी मैन को हम क्या कर दें, राइट, जाने दें, लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को अगर हम पनिश कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, राइट। सो ये पर्टिकुलर सिचुएशन इसी प्रिंसिपल को भी आगे लेकर जाती है, एंड as we are going to move forward into this session, you will understand why exactly I am saying this, कि guilty man चला भी जाए, फ्री भी चला जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि एक innocent person को convict कर दिया जाए होगा। ये बात अभी हम relate करेंगे in the particular further thing, right। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, कि क्यूरेटिव पिटिशन का इवोल्यूशन किस इंडियन केस लॉ के थ्रू हुआ, राइट। क्यूरेटिव पिटिशन का इवोल्यूशन जो है वो किस पर्टिकुलरली इंडियन केस लॉ के थ्रू हुआ। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ फेमस केस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, इट इज कॉल्ड एज रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, AIR 2002 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में this particular case जो है it holds very significant value in the jurisprudential, from the point of jurisprudential aspect, or understanding the jurisprudence behind the evolution of curative petition, क्योंकि curative petition यहाँ पर इसी particular concept से evolution में आता है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, इट इज अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। इस पर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, राइट। जस्टिस SP भरूचा जो है वो इस बेंच को लीड कर रहे थे। अब उनके सामने ये जो पर्टिकुलर केस था एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था बिटवीन रूपा अशोक हुर्रा हु वाज द वाइफ एंड अशोक हुर्रा। अब अल्टीमेटली इस केस के अंदर एक मेजर इशू फॉर्म हुआ, और इशू ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने रिव्यू पिटिशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटिशन को आर्टिकल 137 के अंदर रिजेक्ट कर दिया, तो क्या उस अग्रीव्ड पार्टी के पास में, जो व्यक्ति अग्रीव्ड है, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है और जिसकी रिव्यू भी रिजेक्ट कर दी गई है, क्या कोई रेमेडी बचती है, इज देयर एनी रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तब यहां पर उन्होंने कहा that curative petition is the remedy which is available, right, and it can be filed। curative petition ऐसे circumstance में फाइल हो सकती है, बट क्या हर सिचुएशन में फाइल हो सकती है curative petition? आंसर इज नो। कोर्ट ने कहा 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने के लिए। इस केस में कोर्ट का ये कहना है अगर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करनी है तो आपको ये प्रूफ करना होगा, जो पार्टी क्यूरेटिव पिटिशन जो पिटिशन लगा रही है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट देयर वाज ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कोई ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, या फिर अगर मैं बात करूं और
क्या हुआ हो या फिर कोर्ट की कोई प्रोसेस का अब्यूज हुआ हो, देयर इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, right? Either there is a gross miscarriage of justice or there is an abuse of process of court. ये बात जो भी व्यक्ति क्यूरेटिव पेटिशन लगाने आ रहा है, जो पेटिशन लगाएगा उसे हम कहते हैं पेटिशनर, उस पेटिशनर को ये बात प्रूव करनी होगी. इफ ही कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग देन तो उसकी क्यूरेटिव पेटिशन जो है वो टेनेबल है, राइट? तो ये केस है आपका रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. आई विल ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट. इस जजमेंट की रेलेवेंस बताने के लिए आई वुड वांट टू कोट, राइट, जस्टिस एसपी बरूचा का, हु वाज आल्सो हेडिंग दिस पर्टिकुलर बेंच. उन्होंने कुछ वर्ड्स बताए रिलेटिंग टू क्यूरेटिव पिटिशन एंड आई वुड वांट टू डिस्कस इट विथ यू, राइट? इफ यू अलाउ मी आई वुड जस्ट कोट दिस पर्टिकुलर जजमेंट की कुछ लाइंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. चीफ जस्टिस एसपी बरूचा जो है, उन्होंने, हु वाज हेडिंग दिस पर्टिकुलर बेंच, ये हेल्ड किया, वी आर ऑफ द व्यू that though judges of the highest court do their best subject to the limitation of human fallibility, yet situations may arise in the rarest of the rare case which would require reconsideration of a final judgment to set right miscarriage of justice. What does this mean? सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर मैं कहूं कि जो जजेस हैं, यहां पर जस्टिस एसपी बरूचा कह रहे हैं कि वो कितना भी ट्राई कर लें, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट? और ह्यूमन फैलिबिलिटी, राइट, उस पर भी लिमिटेशन आ जाती है. यानी कि अगर हम सोचें कि एक्यूरेसी, जो भी जजमेंट दे रहे हैं वो सब जजमेंट एब्सोल्युटली एक्यूरेट होंगे, in a all way, this is not how it's going to work. Everyone is clear, right? तो यानी कि जजेस भी जो है वो पर्टिकुलर जगह पर कुछ पर्टिकुलरली मिस्टेक्स कर सकते हैं. उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाना चाहिए कब? जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रही हो. और ऐसे टाइम पर हमें कोई रेमेडी बनानी चाहिए. वी हैव टू गिव वे, राइट, टू करेक्ट दैट रॉन्ग विच इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट. और अल्टीमेटली उन्होंने यहां पर निकाल के दी क्यूरेटिव पिटिशन की रेमेडी which was approved in this particular case as well. Next, right, अब आगे की बात अगर मैं करता हूं, क्यूरेटिव पिटिशन का ओरिजिन कहां से? ऑब्वियसली आर्टिकल 137, क्योंकि जब तक रिव्यू पिटिशन डिसमिस नहीं हो जाती तब तक क्यूरेटिव पिटिशन इन्वोक नहीं की जा सकती. वी ऑल्सो कॉल इट एज रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, नो, राइट? तो अगर क्यूरेटिव पिटिशन जो है अगर आपको लेकर आनी है तो रिव्यू पिटिशन डिसमिस हुई होगी तभी क्यूरेटिव पिटिशन आएगी. ये बात हमें समझ में बहुत अच्छे से आती है. दूसरी बात, what we have to understand is there is another article, that is article number 145 of the Constitution of India, which talks about Supreme Court's power to formulate rules, right? Supreme Court's power to formulate rules. ठीक है? ये आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रूल्स वगैरह इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं. उस पर उन्होंने एक रूल इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अंडर ऑर्डर नंबर 45 रूल 5. Order 45, Rule 5 of Supreme Court Rules 1966, right? इसमें ये कहा गया कि अगर कोई रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाती है, अगर कोई रिव्यू आया, रिव्यू का रिव्यू नहीं हो सकता. पहली तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई रिव्यू पिटिशन डिसाइड हो जाती है तो रिव्यू पिटिशन को, रिव्यू का रिव्यू हम कर सकते हैं क्या? क्या हम उसके अगेंस्ट, उस रिव्यू को जो डिसाइड कर दिया गया उसके अगेंस्ट में फर्दर रिव्यू लगा सकते हैं? तो रिव्यू का रिव्यू नहीं हो सकता, पहली बात. और दूसरी बात, एक लैंडमार्क केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कही, दैट इज एमएसएल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. उन्होंने ये कहा कि अगर सेकंड रिव्यू जो है वो डिसमिस कर दिया गया है, आफ्टर द डिसमिसल, राइट, held that a second review after the dismissal of the first is considered to be an abuse of the process of court, right? तो ऐसे circumstances में क्या बन जाता है? जो only remedy which is available, second review तो हो नहीं सकता, only remedy which is available is a curative petition. ठीक है? So अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने, राइट, यूजिंग इट्स पर्टिकुलर पावर्स, क्या किया है? इस पर्टिकुलर रूल को, राइट, एक सैंक्टिटी जो है वो प्रदान की है. नाउ आगे की बात पर अगर मैं चलूं, इसके एसेंशियल और प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगे? व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स और एसेंशियल्स, और यू कैन आल्सो कॉल इट कि क्यूरेटिव पिटिशन को इन्वोक करने के लिए व्हाट विल बी द सिने क्वा नॉन, एसेंशियल क्या निकल कर आएगा? तो देखो, सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट हुआ है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई गिव यू वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. लेट्स कॉल इट, राइट, दैट आई गो बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, मेरा कोई केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने वो जो केस है वो मेरे अगेंस्ट में डिसाइड किया विदाउट गिविंग मी अ रिप्रेजेंटेशन.
विदाउट गिविंग मी अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास में कोई लॉयर नहीं, आई डोंट हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और मेरा पूरा केस जो है बिना लॉयर के डिसाइड कर दिया जाता है मेरे अगेंस्ट में, राइट। नाउ ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है? क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई हर व्यक्ति को एक रिप्रेजेंटेशन, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है। दूसरा एक और एग्जांपल में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देता हूं, जिसमें हम देख सकते हैं देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यही सिचुएशन में अगर मुझे केस डिसाइड होता है, राइट, पेटिशनर्स अपना केस लगाते हैं और मेरे को कोई भी पर्टिकुलर जो कोर्ट है, कोर्ट के सामने देयर इज नथिंग, द कोर्ट इज नॉट लिसनिंग टू मी ओनली, यानी कि ऑडियो अल्टरम पार्टम जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, वो फुलफिल ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी पार्टी को तो आपने सुना, लेकिन आपने मुझे बिना सुने डिसीजन मेरे अगेंस्ट में दे दिया। नाउ इन दोनों सिचुएशन में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो क्या देखकर मिल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट हो रहा है। अब जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जा सकती है, बट यू हैव टू शो दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। इसी तरीके से, राइट, अगर को अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो, या तो ये प्रूफ कर दीजिए या फिर ये प्रूफ कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, राइट, वो द एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या हो रहा है, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किसी पर्टिकुलर पार्टी को हो रहा है। Even if you could prove that as well, then in that particular situation क्या होगा, आपकी क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्राउंड्स बताने होंगे, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात आपको क्या बताना पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेंगे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ठीक है, जो आपने रिव्यू में मेंशन किए थे रिव्यू पिटीशन फाइल करते हुए, एंड वो क्यों डिसमिस की गई, ये भी आपको अपने पर्टिकुलर फोरम में लिखना पड़ेगा, दैट यू अप्लाइड फॉर अ रिव्यू, दीज वर द ग्राउंड्स, राइट, जिस पर आपने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, और इन ग्राउंड्स को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वांट टू हियर, राइट, कि रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए, व्हाई यू कम फॉर अ क्यूरेटिव पिटीशन, क्या हुआ कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, दैट यू हैव टू शो, एवरीवन इज क्लियर, राइट। आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, एक सीनियर एडवोकेट जो होगा उसके बाद में, राइट, उसे एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड किया जाता है। मतलब अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन लगाने जा रहे हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वो पिटीशन लगाते वक्त प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है ये दिखाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट या ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तीसरे नंबर पर ये दिखाना पड़ेगा कि जो रिव्यू पिटीशन आपने फाइल की थी वो रिव्यू पिटीशन के ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन या ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन क्या थे। चौथे नंबर पर आपको यह बताना पड़ेगा, द फोर्थ पर्टिकुलर पॉइंट, यू रिक्वायर अ सर्टिफिकेट ऑफ अ सीनियर एडवोकेट, राइट, जो ये कहे कि आप इस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हो कि आपका केस एक क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जाना चाहिए। एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट इज मस्ट, right. Next, a curative petition must be first circulated to a bench of 3 senior most judges. पहले जब curative petition लगाई जाती है तो 3 senior most judges plus वो judges जिन्होंने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट की थी उनके पास में केस पहले पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इफ अ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस कंक्लूड, अब इन्हीं पर्टिकुलर बेंच में जो 3 जजेस और साथ में या जो रिव्यू पिटीशन जिन्होंने रिजेक्ट की थी, ये जब लोग साथ में बैठकर अगर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसकी हियरिंग इज रिक्वायर्ड, तब क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुनी जाती है। Then this is the whole procedure. I am telling also if this particular part is not just important for a judiciary aspirant, this is also important for all those young budding lawyers out there who should know how to file a curative petition. कि अगर curative petition फाइल करनी है तो उसका फाइल करने का लीगल तरीका, प्रोसीजर क्या होगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं which you have to follow. जब तक आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करोगे तब तक curative petition हम नहीं लगा सकते। Now, राइट, इसके बाद में जो बेंच है एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सीनियर काउंसिल से, राइट, एज एन एमिकस क्यूरे असिस्टेंस ले सकती है। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्यूरेटिव पिटीशन को सुना जाए, इसको पर्टिकुलर डिटरमाइन किया जाए, तो कोई भी पर्टिकुलरली जो, राइट, कौन सीनियर काउंसिल है उन्हें एमिकस क्यूरे इज अ वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है ना, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, राइट। तो कोर्ट जो है इस सीनियर काउंसिल की भी असिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर मैटर इस क्यूरेटिव पिटीशन में ले सकता है। आगे
A curative petition is usually decided by judges in the chamber. एक बात और, ठीक है, राइट। आमतौर पर जब हम रूल पढ़ते हैं, व्हेन वी डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन, सारे जो केसेस है वो आमतौर पर कहां डिसाइड होते हैं? इन अ ओपन कोर्ट, राइट, जहां पर देयर इज एन एक्सेस टू पब्लिक, राइट, उन लोगों के सामने केसेस डिसाइड होते हैं। बट क्यूरेटिव पिटिशन जो है, आमतौर पर जनरली स्पीकिंग, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड इन अ क्लोज चेंबर, एक चेंबर में डिसाइड की जाती है, अनलेस कि एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आ रखी हो किस चीज को लेकर, कि इसे ओपन कोर्ट में सुना जाए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड। दिस इज a difference between other petitions and this particular kind of petition. Court could impose exemplary cost, very important point, okay। अब कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति कोर्ट का समय नहीं खराब कर सकता। इतने कोर्ट के पास इतने इंपॉर्टेंट केसेस है, वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, और इन पेंडेंसी ऑफ केसेस को, राइट, क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? उनको सेटल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर ऐसे टाइम पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति क्यूरेटिव पिटिशन लेकर आए विदाउट एनी मेरिट्स, उसमें कोई मेरिट्स नहीं है, केस ही नहीं बनता, और आपने इतना समय खराब किया कोर्ट का, तो कोर्ट आपके ऊपर एग्जेम्पलरी कॉस्ट जो है वो इंपोज कर सकता है। व्हाट इज एग्जेम्पलरी कॉस्ट? एग्जेम्पलरी कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे काइंड ऑफ कॉस्ट आपके ऊपर इन्वोक की जाती है टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, कि भैया अगर आप हमारा टाइम जाया करेंगे तो इस तरीके की एग्जाम्पलरी कॉस्ट आपके ऊपर भी, राइट, इंपोज की जा सकती है। सो इट इज टू बेसिकली गिव what, to give a direction to an individuals to not come and waste the time of the court, unless आपका केस मेरिट पर है। मेरिट पर है तो बिल्कुल आइए, नहीं है तो अदरवाइज आपके ऊपर एग्जाम्पलरी कॉस्ट जो है वो इंपोज की जा सकती है, ठीक है। क्या क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने के लिए कोई टाइम लिमिट होती है? देयर इज नो टाइम लिमिट टू फाइल फॉर अ क्यूरेटिव पिटिशन, राइट। नाउ व्हाई क्यूरेटिव पिटिशन इज इंपॉर्टेंट, इसका कंक्लूजन है, बिल्कुल लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट। क्यों क्यूरेटिव पिटिशन इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एक पर्टिकुलरली मैक्सिम पढ़ा हुआ था, इफ यू रिमेंबर दैट, एक्टस क्यूरे नैमिनम ग्रेवेबिट, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। अगर कोर्ट के किसी एक्ट से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहे हैं, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो उसका ये राइट है कि वो कोर्ट आए और वो जो रॉन्ग कोर्ट ने किया है उस रॉन्ग को करेक्ट किया जाए या रेमेडिफाई किया जाए। तो इसीलिए क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही रीजन है इसे रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, राइट। And the last particular thing which you must understand in this particular part, I hope every one of you had a Dhinna Dindha session, right? And I hope I have done justice to this particular topic. आपको अच्छा लगा हो तो please make it a deal कि आप इस particular session को खूब सारा प्यार दो, do like it, share it, subscribe it, comment करिए, right? Thank you so much for giving me lot of love in the particular previous session as well, right? And I would just wait for you for your comments and your viewership in this particular thing. Before that, I would also want to tell you one more particular thing, and that is, right, जब आप Unacademy के बारे में बात करते हो, right, so if any particular person who want to be a judge, who is thinking of being a judge, वो particular व्यक्ति का सपना जो भी आपका है in order to become a judge, right, you can basically, right, वो पूरा किया जा सकता है if you will join Unacademy in this particular situation. So मैं कुछ courses हैं जो Unacademy में चल रहे हैं which I would want to give you a particular thing, जैसे linking regular batch चल रहा है for all state judiciary exams. All those individuals who are interested, it's a 12 months का comprehensive course, April 3 से ये शुरू हुआ है, you guys can avail this particular course as well, right? अगर आप इन particular course के अंदर आपको discount वगैरह भी मिलेगा if you will use my coupon code called as Singh Vishal, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सिंह विशाल जो है वो भी यूज कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से राइट, देयर इज अ रैपिड बैच फॉर बिहार जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस एंड यूके जुडिशियल सर्विस। इन सब के अंदर मार्च 25 से ये बैच पर्टिकुलर शुरू हो चुका है। इट्स अ 3 मंथ्स ड्यूरेशन वाला बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से दो स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में ये रहता है कि वी आल्सो वांट टू स्टडी ऑफलाइन एज वेल। So I want to tell you an exciting news that, and most of you would be knowing about this, that we have come offline as well, right? Unacademy is now offline as well, and Chandigarh mein we are offline right now. We are functioning over there. So all those individuals who basically would want, who basically are looking forward for their judiciary preparations via us, right, and in an offline mode, वो
5th of June को ये बैच स्टार्ट हो रहा है. They can come and they can register themselves, right? अगर आप इस पर भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिलेगा. अगर आप मेरा कूपन कोड सिंह विशाल जो है वो यूज करते हैं, so you are be eligible for direct seasonal discount. Next, Sarthi 5.0 comprehensive batch is another particular batch in this particular series which is going on 12 months का ये particular batch है, comprehensive batch है for all state judiciary. सारी state judiciary के लिए आप इस particular batch में enroll कर सकते हो. 13th of April से start हो चुका है. It's never too late. You guys can still join this particular batch. बिल्कुल fresh batch है. And क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा? So I will also tell you there is 650 plus hours of live classes. Comprehensive batches मिलेंगे किसी भी state के लिए. Integrated test and MCQs, comprehensive notes and pre plus mains के हिसाब से coverage कराई जाएगी with the interview preparations as well. Right? So I assume that you are going to that you would come and show your basic trust in us, because trust me that we are working really hard for all of you guys. Right now, I hope आपको session अच्छा लगा हो. And last few things which I also want to discuss with you is yes, this is my page on this particular forum. Unacademy पर अगर आप देखोगे तो Unacademy पर आपको देखने को मिलेगा this is my particular page. आप यहाँ पर आकर मेरे को follow कर सकते हो. You can see there are dedications of hats, बहुत creative particularly knowledge hats भी यहाँ पर मिलती हैं, बच्चे ही आपको देते हैं. And in these particular thing you can also see that there are particular sessions which I am dealing at this particular forum. तो आप ये free sessions हैं, आप absolutely आ सकते हो, देख सकते हो इन particular sessions को avail कर सकते हो, and you can get a real time learning experience from the educators. Last but not the particular least is द टेलीग्राम ग्रुप. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लीजिएगा. इट इज कॉल्ड एज लॉ विद विशाल. If you are going to search on this particular thing, there are a lot of people who have already joined me, right? And कोई भी मेरे upcoming sessions आएंगे या मेरा कोई भी particularly documents वगैरह जो भी होंगे वो हर सेशन के अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है. दिस इज माई कोड. राइट, यहाँ पर मेरा कोड भी है विच इज सिंह विशाल. इफ एनी पर्टिकुलर एनी वन ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन एन अकेडमी, यू कैन यूज माई रेफरल कोड सिंह विशाल और आपको डायरेक्टली इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा. इफ यू पर्सनली वांट टू टेक्स्ट मी और नो एनीथिंग अबाउट any particular thing about the courses, about the fee structure, or you just want to talk to me about law or anything in life, right, this is my telegram, right, ID. ये मेरी personal telegram ID है @vishal110730. You can also, right, text me over this particular thing. I'm usually very active. I'm going to respond to any one of you who is going to record. Okay, so I hope you had a great session. Meantime, take care of yourself. Don't forget to subscribe, share and like this particular section. And अगर अच्छा लगा हो सेशन, बुरा लगा हो, जो भी हो, please do give your valuable comments as well. Meantime, thank you so much.